बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बाज़ दफ़ा इतने सारे मौज़ूआत होते हैं कि पता नहीं चलता कि कहां से बात को शुरू किया जाए, लेकिन आज जो कुछ इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक में हुआ जीटीवी की टीम के साथ, वो यकीनी तौर पर आज़ादी सहाफ़त पर खुली दहशतगर्दी कहा जा सकता है इसको। और ये दहशतगर्दी ही थी जिसकी बिना पर आफ्ताब जहान और उनके जो कैमरा पर्सन है उनको ज़ुदोकोप का निशाना बनाया गया। खता इतनी थी जीटीवी के लोगों की कि वो वहां पर गए थे और हकायक दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। माजी में ये तमाम तर चीजें हमारे सामने है कि जब जब कलम ने आवाज उठाई है, जब जब जबान खोली है, हमने इसी तरह से ज़ुदोकोप और हिरासा किया गया है। आज इस मामले पर जरा बात करनी है। फिर सबसे ज्यादा कराची शहर के अंदर से शिकायत का एक अंबार है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये मैं मतलब सच की बुनियाद पर ये बात कर रही हूं, क्योंकि सिंध असेंबली में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ये शहर वैसे तो बहुत सारे मामलात पर हमें बेयारो मददगार दिखाई देता है, लेकिन इस शहर में सूबाई वजीर दाखिला भी मौजूद नहीं है। इसके पीछे क्या हकायक हैं, आईजी सिंध कितने केपेबल हैं या नहीं है, जरा इस पर बात करते हैं। लेकिन बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने कार्रवाइयां की हैं, उसको उन अज़ाइम को जो खाक में मिलाया फौज पाकिस्तान ने, इस अहम मुद्दे पर भी आज ही के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर हमला, आफ्ताब जहान जो कि हमारी रिपोर्टर हैं, वो पहुंची थी पॉलीक्लिनिक होटल। क्या खता की आफ्ताब जहान ने, जरा उनसे ही मैं जान लेती हूँ। आफ्ताब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज क्या वाकया हुआ पॉलीक्लिनिक के अंदर? जी आफ्ताब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आज जो पॉलीक्लिनिक में हमारी जीटीवी की टीम के साथ जो है एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने आया है। ख़ता हमारी सिर्फ इतनी थी कि हम पॉलीक्लिनिक अस्पताल में अपनी जो मामूल की कवरेज है उसके लिए हम गए थे। वहाँ पे दौरान कवरेज जो वहाँ के गार्ड से उनकी जानिब से हमारी टीम पर जो है वो हमला किया गया है। वो वहाँ पे आए और उन्होंने हमें हिरासा करने की कोशिश की है। उनका यही कहना था कि यहाँ पर फुटेज बनाना जो है वो मना है। उन्होंने हमारा कैमरा जो है वो तोड़ा। मेरे कैमरामैन के साथ भी उन्होंने जो है दकम पेल की, उनको मारा, गालियां दी। और जब मैं भी वहाँ पे मौजूद थी क्योंकि, तो उन्होंने मेरे साथ भी जो है उन्होंने दकम पेल की। नाजेबा अल्फाज जो है उन गार्ड्स की जानिब से हमें सुनने को मिली। इसके बाद जो वहाँ के ईडी हैं और वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको हमने बारहा उसी टाइम पे हम उनके साथ उनको कॉल करते रहे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स जो है वहाँ पे हमें नहीं, एक मिनट, आफ्ताब मेरी दो तीन चीजों का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, वहाँ पे जो अपनी मामूल की कवरेज है वो करने गए थे एसओपीज पर, क्योंकि हमने देखा है पॉलीक्लिनिक अस्पताल में एसओपीज पर अमल दरामद न करने की वजह से वहाँ पे केस ओके नाउ लिसन, बात ये है आफ्ताब, ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने किस चीज की खिलाफ वर्जी की थी? क्या इंतजामिया को बगैर बताए आप अस्पताल की टेरिटरी में दाखिल हुए थे? और अस्पताल में फुटेज बनाना क्यों मना है? ये तो बहरहाल सिंध में भी यही सूरत हाल है, लेकिन क्या हकायक थे जो छुपाना चाहता है पॉलीक्लिनिक? जी बिल्कुल, देखें कि हम अस्पताल के अंदरून हिस्से में नहीं थे। जब हम दौरान कवरेज थे तो हम अस्पताल के अंदरून हिस्से में नहीं थे। अगर हम अंदरून हिस्से में होते तो ये एक सवाल होता है कि हम जो इंतज़ामिया है उनसे हम परमिशन लेके आया हम अपना कैमरा जो है यहाँ पे लगा सकते हैं या नहीं। हम जिस वक्त हम मौजूद थे वो बिल्कुल जो पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बाहर का जो एंट्रेंस है वहाँ पे हम मौजूद थे। और हम डेली बेसिस पे जो है वहीं पे जाके हम अपना जो भी हमारी डिमांड होती है वो हम वहाँ पे जाके पूरी करते हैं। वहाँ पे हमें किसी से भी परमिशन लेने की वो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम बाहर जो है वो अपनी कवरेज कर रहे होते हैं। और आज जो हमारा मकसद था कवरेज का, वहाँ पे ये था कि हम जो एसओपीज़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही है, जिनकी वजह से वहाँ पे जो कोरोना केसेस की तादाद है उनमें इजाफा हो रहा है। उनकी ओपीडी भी जो है जो पॉलीक्लिनिक अस्पताल की वो भी काफ़ी दिनों से जो है वो बंद थी, क्योंकि वहाँ पे जो अस्पताल का जो अमला है डॉक्टर समेत उनमें कोरोना की तस्दीक हुई थी। उसके बावजूद
बावजूद भी इससे पहले भी जब हम कवरेज करने गए थे वहाँ पे, तो हमने यही देखा था कि वहाँ पे जो इंतज़ामिया है अस्पताल की, वो मुकम्मल तौर पर खुद जो है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही है। ठीक है आफ्ताब, मुझे इसके पता है अलावा कि ये एक मुश्किल काम है, ज़ाहिर सहाफत करना अब आसान नहीं रहा है। हर जगह से ही मुख्तलिफ किस्म की धमकियां भी आती हैं, बाज़ औक़ात इस तरह से हिरासा किया जाता है, ज़ुदकोब किया जाता है, GTV का कैमरा तोड़ा गया, GTV के रिपोर्टर को मारा गया, कैमरा पर्सन को मारा गया, और जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं और जितनी सियासी और समाजी शख्सियात हैं उन सब ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। बट कीप इट अप आफ्ताब जहां, आप इसी तरह से काम करती रहें। देखना यह है कि रोकने वाले किस हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो ज़ाहिर है हक़ाइक़ दिखाना बहरहाल है। एक और हकीकत शहर कराची की, जो कि एक मोन्टाज में पहले आप मुलाहिजा कीजिए, ज़रा इस हकीकत पर बात करते हैं कि कराची शहर के अंदर ये स्ट्रीट क्राइम आखिर कौन सा जिन है जो काबू में नहीं आ रहा। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। CPLC जो आदाद शुमार दे रही है वो होशरुबा हैं, यानी रोजाना की बुनियाद पर इस शहर से एक नहीं दो नहीं लगभग रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा मोबाइल फोन्स छीन लिए जाते हैं। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, कराची के ब्यूरो चीफ हैं ज़िले हैदर, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियो में। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। ज़िले ज़रा आज डिटेल में हम कराची स्ट्रीट क्राइम पर आपसे बात करना चाहेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी खुर्रम शेर जमान साहब का कि उन्होंने भी हमें वक्त दिया है, और ज़रा उनसे भी पूछेंगे क्योंकि उन्होंने तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो सिंध असेंबली के अंदर जमा करवाया, कितनी तवज्जो हुई या नहीं हुई। ज़िले से पहले आप फरमाइएगा, ये स्ट्रीट क्राइम अचानक से फिर बढ़ गया है, क्यों ये ट्रिगर हुआ है? देखिए सर, अचानक से नहीं बढ़ा। Okay. ये स्ट्रीट क्राइम पहले भी होते थे, पहले भी इसी तरह मोबाइल फ़ोन छीने जाते थे, डकैतियाँ होती थी, बैंक डकैती होती थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम होता था, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। मतलब कराची वो शहर है जिसने आपको क्राइम के नए नए नाम दिए हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन कराची में आपने सुनी। कराची वो शहर है जहाँ नई नवेली दुल्हन के सामने जो है उसके शौहर को मार दिया जाता है, ठीक है ना। पुलिस, आप ये देखें कि पुलिस की इसको सुस्ती कहेंगे या फिर जराइम पेशा अफराद का शातिरपना कहेंगे कि वो जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं और जहाँ चाहते हैं लूट लेते हैं। मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाते। मशहूर है कि लंदन में हर आदमी पे 3 और 4 कैमरे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 4 आदमी पे 1 कैमरा तो है ना। लेकिन उसके फुटेज आने के बावजूद आपने देखा होगा तमाम मीडिया ये दिखाता है कि मुल्ज़िमान की CCTV फुटेज, वारदात की तरीका वारदात की फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है। उसके बावजूद मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाते। जो पकड़े भी जाते हैं इक्का दुक्का, उनकी तफ्तीश इतनी नाकिस होती है, इतनी नाकिस होती है कि वो 1 या 2 पेशियों में बाइज्जत तौर पर बरी हो जाते हैं। तो पुलिस जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है। साउथ देख लें, ईस्ट देख लें, वेस्ट देख लें, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। सेंट्रल भी देख लें, सेंट्रल भी देख लें, लेकिन आजकल जिसकी आपने निशानदेही की है, साउथ का इलाका जो कि पोश इलाका समझा जाता है, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कल की बात है कि 3 करोड़ से ज़ायद की डकैती हुई है, ठीक है। उससे कबल उसी जगह पे, उसी मुकाम पे, क्लिफ्टन अंडरपास के पास 1 हफ्ते कबल भी एक डकैती हुई थी, जिसमें एक अक़लियती बिरादरी के शख्स को गोली मार के कत्ल कर दिया था, एक ज़ख्मी हुआ था। तो ये वारदातें आम हैं और अब तक मुल्ज़िमान का ना पकड़े जाना आपकी तरफ दोबारा ना ज़िले। लेकिन मेरा सवाल ये कि इस शहर में IG तो हैं, सिंध के IG मौजूद हैं, उनकी क्या रेपुटेशन है, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनके पास नफरी नहीं है? क्योंकि मोबाइल्स तो हमें दिखाई देती हैं, स्कॉट्स दिखाई दे रहे होते हैं, मोबाइल घूम रही होती हैं, लेकिन वो करती क्या है मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। वैसे आपने गौर से नहीं देखा वो क्या करते हैं? वो सिर्फ VIPs को प्रोटोकॉल देते हैं। वो कहाँ है स्केटिंग्स वगैरह के, ट्रैफिक जाम होगी ये कहा था तो आपके शाहराह फैसल पे कोई लूटा नहीं जाएगा, सारी मेन शाहराहों पे लूटे जा रहे हैं, बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। IG साहब को कभी आपने देखा कि किसी वारदात की जगह पे वो पहुंचे हों? सर मैं आपको बताऊं, कंफ्यूजन ही समझ में नहीं आ रही कि IG साहब हैं भी या नहीं है। मुझे बात वो एहतिकाफ में बैठे हैं, उनको कोरोना हो गया है, वो आइसोलेशन में है, वो कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आते। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के इजलास में आपको IG सिंध नजर नहीं आएगा। हुकूमत का मोस्ट फेवरेट IG लगा हुआ, उसके बावजूद बिल्कुल मंजर से अब नहीं है। मोस्ट फेवरेट था जब उसका नाम भेजा गया था, लेकिन उसके बाद ये पता चल रहा है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 ग्रुप हो गए हैं। कराची और सिंध में जो पोस्टिंग है वो 2 ग्रुपों में, एक IG सिंध के फेवरेबल बंदे हैं और एक जो है वो फेवरेट नहीं है, जो कि सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं, वो IG के फेवरेट नहीं है, इसलिए उनको हटा दिया जाता है या उनके खिलाफ इतनी सख्ती की जाती है कि वो खुद जो है वो बेजार हो जाते हैं। कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं। पुलिस आपको मिलेगी ज़मीनों पर कब्जे, मंगो पीर चले जाएँ,
आपको पता है कि जितनी वारदातें हो रही हैं इसमें अक्सर एक्स पुलिस एहलकार या फिर हाजिर सर्विस पुलिस जी, वो एहलकार जो हैं। लड़का मारा गया था, आपको पता है कश्मीर रोड पर, वो पुलिस अफसर ही तो था जो मारता बिल्कुल। रहता था मैं लोगों अगर को। कोई जुर्म करता हूं, मेरा आप सीआरओ कराते हैं, क्राइम रिकॉर्ड। जी, बिल्कुल। ठीक है, पुलिस वालों का क्यों नहीं होता? आप कराए ना सबके थंब इंप्रेशन, आपको पता चलेगा कौन सा पुलिस वाला सर जो है। आईजी तो हो पहले मंजर पे ना, मसला तो ये है ना, लेकिन वो पुलिस कर वाले, सिपाहियों और बाकी सारे लोगों की कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? मुझे तो आईजी नजर नहीं आते इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर नजर नहीं आते, और एक और शख्सियत नजर नहीं आती, और वह है सूबाई वजीर दाखिला। लेकिन जरा बात करें खुर्रम शेर जमान से। खुर्रम साहब, आपने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, कल आपने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो सर्व किया सिंध असेंबली के अंदर, कितनी तवज्जो दी है सिंध हुकूमत ने आपकी बात पर? कोई जवाब शवाब आया आपके पास? जी, अभी तक तो मुझे कोई जवाब मिला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने चीफ मिनिस्टर से कहा हो। सबसे पहले आपको याद हो कि हमने सिंध असेंबली के अंदर यहाँ पे कॉल अटेंशन का जमा करवाई, और कॉल अटेंशन के ज़रिए हमने जगाने की कोशिश की है सुबह सिंध के इस पूरे ऐवान को। उसके अलावा आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन मैंने जमा कराई है रिगार्डिंग स्ट्रीट क्राइम, और अब फाइनली आज जो है ये एक ख़त लिखा है मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को, मुराद अली शाह साहब को, जो कि इस सूबे के होम मिनिस्टर भी होते हैं। और मैं आपसे बताऊं कि हैरान कौन नंबर्स हैं, क्योंकि आवाम को मालूम नहीं होता है। हम देख रहे होते हैं मोबाइल चोरी हो रहा है, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लोगों को जो है रेजिस्टेंस के ऊपर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन जब फिगर सामने आते हैं तो इंसान हैरान हो जाता है। सो मैंने सीपीएलसी से रब्ता किया और मैंने सीपीएलसी से कहा कि आप बताएं कि आपके पास अभी तक डेटा कितना आया है जो कि आपको ये बताए कि टोटल नंबर्स कितने हैं। सो आप बिलीव करें कि जो टोटल नंबर मुझे सीपीएलसी से सिर्फ कराची के शहर का मिला है, और वो भी सिर्फ सन 2021 का, वो 78,640 केसेस हैं ऑल टुगेदर स्ट्रीट क्राइम के, 78,640, जो कि बताता है कि 28% जो है ये इंक्रीज है स्ट्रीट क्राइम का रेशियो सन 2020 का, सिर्फ कराची का। 21 का। और अगर मैं इसको आपको इसका ब्रेकअप दूं तो ब्रेकअप आता है कि 25,188 मोटरसाइकिलें कराची शहर से चोरी हो गई या गन पॉइंट पे ले ली गई, 51,841 जो हैं नहीं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, 51,841 मोटरसाइकिल्स और 25,188 मोबाइल फोन्स। उसके साथ साथ 2,094 गाड़ियों का है, 476 होमिसाइड केसेस ये तो नंबर्स तो हैं। 15 किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं और 23 एक्सटॉर्शन के केसेस हैं। अब आप मुझे बताएं कि 78,640 केसेस आपके सिर्फ सन 2021 के हैं, और अगर आप पिछले 14 साल तक चले जाएं जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में इक़्तिदार के अंदर है, तो वो अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा वो जो है एक फिगर चले जाता है। सो मैं वापस आती हूँ ना, लेना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ खुर्रम साहब कि देखें आईजी सिंध फेल हुए हैं कि, या फिर आप मुझे ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर जो कि पोर्टफोलियो रखे हुए हैं होम मिनिस्ट्री का, वो फेल हुए हैं? आपकी नजर में कौन फेल हुआ है? अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। डेफिनेटली आईजी साहब तो हम उनको बार बार कहते हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब ये कत्ल गारत के केसेस चल रहे थे, जब ये सियाल फैमिली का आया और नाजिम जोकियों का आया, तो हम आईजी ऑफिस के बाहर जाके हमने एहतजाज भी किया। जी। और आईजी साहब के ऑफिस जब गए तो मैंने आईजी साहब से कहा कि मैं कुछ दिनों में वज़ीर आज़म साहब के पास मिलने जा रहा हूँ, और मैं उनसे ये शिकायत लगाऊंगा कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए सूबे सिंध के अंदर जो है अमन कायम करने में, कत्ल गारत को कंट्रोल करने में, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में। सो मुझे ये नहीं नजर आया कि उनको इस बात की कोई फिक्र हुई कि गर्ज हुई कि मैं अगर वज़ीर आज़म साहब से शिकायत भी लगा दूं। दूसरा सवाल जो आपने किया कि वज़ीर आला साहब ने जो ना ये मिनिस्ट्री अपने पास रखी हुई है, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि जो ज़्यादा माल बनाने वाली, जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऐसी डिपार्टमेंट्स को हमेशा वज़ीर आला साहब खुद रख लेते हैं। अब देखें कि फाइनेंस इसमें भी माल बनता है, जरा मैं जिले से पूछ लूं। के पास है, इसी तरीके से होम मिनिस्ट्री भी वज़ीर आला साहब के पास है, और अल्लाह जाने कि इन्होंने और कितनी मिनिस्ट्रीज को, सर काफी मिनिस्ट्रीज है, मैं आपको अभी बताती हूँ, अभी बता रही हूँ। अच्छा खुर्रम सर, एक मिनट बता रही हूँ। ये सर ये क्या ये होम मिनिस्टर भी पैसा बनाते हैं? ये कह रहे हैं कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिससे पैसा बनाया जा सकता है, इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल, ये जो मिनिस्ट्री है ये तो सोने की चिड़िया है। होम मिनिस्ट्री सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया है, बैकबोन भी आप इसको कह सकते हैं ढके छुपे अल्फाज में, क्योंकि सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग को आसान समझती हैं? बेहतरीन जगह ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेने के लिए होम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, होम मिनिस्टर के बाद सीएम की। अब वो सीएम साहब ने ये सोचा कि क्यों ना ये दोनों चीज़ें मैं अपने एक ही साइन से कर ली जाए, पेन की इंक भी बचेगी, खर्चा भी हुकूमत का बचेगा। तो आप ये देखें कि स्ट्रीट क्राइम ना रुकने की मेन वजह यही है कि आपका जो पैरेट है ना, आप उसको अपनी कहीं भी लगा देते हैं, जो पैसे दे के लगेगा वो कभी स्ट्रीट क्राइम नहीं रोकेगा।
पहले भी यही देखा गया है कि मनपसंद अफराद को मैं जो पोस्टिंग दी गई। बातें पिछले कई सालों से सुनती आ रही हूँ वो जूं की तूं है। यानी एक एसएचओ लगाने के लिए, एक जगह आपको तैनाती करने के लिए पैसा आज भी चलता है और वो पैसा सब में बराबर बंटता है। बिल्कुल, चाहे ईमानदारी से, मतलब सारा करप्शन का काम करप्शन भरपूर का काम ईमानदारी बिल्कुल के ईमानदारी साथ। से। अच्छा, मैं वापस लेकिन खुर्रम, सवाल फिर ये बनता है कि चले, मुझे नहीं पता, मैं तो ओपन प्लेटफॉर्म है, सिंध हुकूमत आए और जवाब दे, लेकिन सर फिर आप सिंध असेंबली में डिमांड करें ना कि होम मिनिस्टर कम से कम अलग कर दें, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे काम है, उनके पास तकरीबन 18 से ज्यादा, कई कुछ लोग कहते हैं 15 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं जिनको खुद बाकायदा देख रहे होते हैं। लेकिन सर फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग डिमांड क्यों नहीं करते असेंबली के अंदर खड़े होकर होम मिनिस्ट्री के लिए? देखिए, असल में वज़ीर आला साहब की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, पूरे सूबे को उनको देखना होता है। सो हम तो काफ़ी टाइम से ये डिमांड कर रहे हैं कि कोई अगर आपके पास मर्द मौजूद नहीं है तो इस असेंबली के अंदर आपके पास औरतें, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि इनके मर्दों में तो वैसे भी दम नहीं है। आप देख लें तमाम मिनिस्ट्रीज़ में बाकी इनका क्या हाल है, तो किसी खातून को ही लगा दें, किसी औरत को लगा दें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, मैं तो कह रही हूं मिनिस्टर लगा दें खाली। दूसरा, आप देखें जो बहुत बड़ा एक इशू है कि अभी तक जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। बड़ी बड़ी बातें की गई। जब पहली दफ़ा मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर बनकर आए तो उन्होंने सिंध असेंबली में बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि मैं किस तरीके से सेफ सिटी बना रहा हूँ, कितने कैमरे लगेंगे हज़ारों की तादाद में, और हम बड़ा ईजीली जो क्रिमिनल्स होंगे उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन 14 साल हो गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में कुछ ना कर सकी, इसी तरीके से 14 साल में शहर कराची को जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाना था वो आज तक इन्होंने नहीं बनाया। मुझे नहीं पता जो अरबों रुपए रिलीज़ हुए हैं, करोड़ों रुपए कैमरे की मद में रिलीज़ हुए, उनका क्या हुआ। जहां तक मेरी नॉलेज है, जितने कैमरे लगे उसमें से 70 से 80% कैमरे जितनी दफा टेंडर हुआ है ना वो भी मुझे पता है, किन लोगों को टेंडर दिया है वो भी मुझे याद है, अभी मैं से ही पूछ लेती हूँ। जब तक उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, क्योंकि देखिए कराची एक बहुत बड़ा शहर है ना, कराची को इतनी आसानी से डील नहीं किया जा सकता है। आपको अपनी पुलिस को वो तमाम ऐसा निज़ाम भी देना है, ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम भी देना है जिसके ज़रिए वो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ सकें। बहुत खिचपिच वाला शहर है, गली मोहल्ले हैं, कॉलोनीज़ हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो गन पॉइंट पे लोगों के मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, गाड़ियाँ छीनते हैं, फिर गली मोहल्ले में भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। सो हमें वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए खुर्रम साहब कुछ चीज़ों का जवाब ना मैं चाहती हूँ कि संदूक के अंदर बंद कर दिए पीपल। खुर्रम साहब कुछ चीज़ों का जवाब मैं चाहती हूँ क्लियरली दे देना आप। आईजी सिंध फेल है क्यों, या वजीर आला सिंध फेल है? कोई एक तो फेल है इसमें। इन दोनों में से किसको आप समझते हैं, किसका फेलियर है? सिस्टम फेलियर तो है ही है, लेकिन इन दोनों में से किसका फेलियर है? देखिए, पूरा निज़ाम फेल हुआ है ना, पूरा निज़ाम फेल हुआ है। देखिए, ये सिर्फ बात कराची की नहीं है। आप देखें ना लाड़काना में क्या हालात हैं, नवाबशाह के अंदर क्या हालात हैं, सेवन में क्या डाकुओं का राज है, पूरे डाकुओं की बस्तियां बनी हुई हैं, लोग एंटर नहीं कर सकते इलाकों के अंदर, आधी रातों को रोक लिया जाता है। सो हम तो कंसर्न सिर्फ कराची के लिए नहीं है, हम लाड़काना के लिए भी फिक्रमंद हैं जहाँ से बिलावल जीत कर आए, हम नवाबशाह के लिए भी फिक्रमंद हैं जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए, जहाँ से सेवन से मुराद अली शाह जीत कर आए, वहाँ के लिए भी कंसर्न, एंड डेफिनेटली जहाँ से हम सब कराची से जीत कर आए, मैं यहाँ की भी फिक्र है। बहुत बुरा हाल है सूबे सिंध का। 2023 तक अगर हम इंतज़ार करते रहे कि इलेक्शन आएंगे, हम जीतेंगे, इनको हटाएंगे, ये तो सिंध को स्टोन एज की तरफ लेके जा रहे हैं, मोइंजोदड़ो में इसको ये तब्दील कर देंगे, सिंध को मोइंजोदड़ो बना रहे हैं। लेकिन सर मसला ये है कि ये सेफ सिटी, अभी खुर्रम ने मुझे याद दिलाया, तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कैमरे आए, फिर कैमरों के लिए बात हुई, कई हज़ार कैमरे मंगवा लिए गए, उनकी इंस्टॉलेशन भी हो गई, लेकिन वो नहीं चले। अभी क्या सिचुएशन है हमारी? देखिए सर ना, 3-4 साल पुरानी बात है, जब पहले इनकी गवर्नमेंट थी उस वक्त अमेरिकन कॉन्सुलेट ने इनको एक ऑफ़र की थी कि हम कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए 10,000 जो कैमरे हैं, ठीक है, आप हमें निशानदेही कर दें, एरियाज बता दें, आइडेंटिफाई करें, हम 10,000 कैमरे आपको डोनेट करते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे भी करप्शन का मैं आपको आज एक ब्रेकिंग दे दूँ। उसमें इन्होंने कहा गया कि आप ये कैमरे जो हैं ये दुबई से खरीदेंगे, इस कंपनी से खरीदेंगे और इस रेट पे खरीदेंगे। किसने बोला ये? सिंध हुकूमत ने। जिसके बाद वो डोनेशन जो दे रही थी अमेरिका, थैंक यू, उन्होंने थैंक यू कहा उनको और उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दें, कैमरे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा हम पैसे नहीं दे सकते, तो कहा ठीक है फिर आप उस कंपनी से लें, तो वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरह सिंध पुलिस के लिए जो वेपन ख़रीदा जा रहा था वो इंतहाई उस कंपनी से ख़रीदा गया जिसको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया था, जिनके पिस्टल से गोलियां नहीं निकलती थी, 2 गोली के बाद उसका पिस्टल का चैम्बर फंस जाता था, उनको टेंडर दिया गया। तो जब ऐसा वेपन पुलिस एहलकारों को दिया जाएगा तो और डाकुओं के पास जदीद वेपन होगा तो वो मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला तो करना होगा, लेकिन किससे करना होगा शायद ये तय करना हुकूमत का काम है। आईजी के मामलात क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उस पर कितना काम हो सकता है, शायद ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी मैंने मोबाइल फ़ोन देखा है तो बताया गया है, ज़िले साहब एसएसपी साउथ हैं
जुबैर शेख साहब आई थिंक, उन्होंने कहा है कि हम साउथ के एरिया को कम से कम जो है इस पर हम एक्शन लेंगे और अब आपको इस तरह की शिकायत मौसूल नहीं होंगी। ये ब्रेकिंग अभी मुझे हमारे रिपोर्टर ने दी। लग रहा है सीएम साहब ने आपका प्रोग्राम देख लिया है कि आप जो इतनी शिद्दत से और अपना गुस्से का इजहार कर रही गुस्सा थी। नहीं, ये हकीकत है सर। गोठ बने हैं, कच्ची आबादियों से लोग हैं, वो लोगों का रहना मुश्किल हो गया है सर। आम शारा पर पॉश इलाका हो, यही साउथ का इलाका है जहाँ एक डीआईजी ने एक आदमी को मारा था, जदोकोप किया था। उस केस का कुछ नहीं पता कहाँ गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद द एसएसपी साउथ। वो कितना काम कर सकते हैं। और आईजी साहब आपको कहीं मिले तो उनको मेरा सलाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो मुझे कहीं नहीं दिखाई देते। बहरहाल इस सेगमेंट को यहां पर वाइंड अप करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उन दहशतगर्दों की कमर तोड़ कर रखी है बलूचिस्तान के अंदर, जिन्होंने कारी जर्ब लगाने की पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर कोशिश की है। इसी पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग सत्य। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि जरा इस अहम तरीन मामले पर बात करें कि बलूचिस्तान में एक मर्तबा फिर दहशतगर्दों ने सर उठाने की नाकाम कोशिश की है, जिसका भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, दिफाई तज्जियाकार, इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमजद शुएब साहब, जनरल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कुछ आती है फिर कटना शुरू हो जाती है। जनरल साहब मैं इसको फिक्स करवा रही हूँ। जनरल साहब फरमाइएगा कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर अभी हमने ताजा दहशतगर्दों के हमले देखे हैं और जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ अफवाज पाकिस्तान सीना सफर हुई है वहां पर, फरमाइएगा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे यकीनी तौर पर भारत की वो तमाम तर चालें हैं जो उसने अफगानिस्तान में बिछा रखी हैं। क्या कहिएगा इस मामले पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, भारत एक दुश्मन मुल्क है जिसकी हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को वो किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाए। जब ये दोनों मुल्क एटमी कुव्वतें बन गए, यानी खास तौर पे पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना, तो उसके बाद लाजमन ये एहसास मौजूद है कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट जंग लड़ना वो खासा सा रिस्की है, क्योंकि जंग बढ़ के किसी और नैज पे आ सकती है। लिहाजा इस चीज से बचने के लिए पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है वो अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान को कमजोर करके पूरी की जा रही है और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करना, जैसे सी पैक आपका एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसको स्टॉल करने की कोशिश है। ये सारी दहशतगर्दी जो सी पैक के रास्ते के साथ हो रही है वो बुनियादी तौर पे यही है, मैसेज दिया जा रहा है चाइना को कि आप ये गैर महफूज है जगह, सो आप वहां पे ना आए, आप ना करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। फिर इसी तरह डिले होगी तो नेचुरली ये प्रोजेक्ट जो है लेट हुआ, पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट भी है, कर्जे भी हैं इस पे। तो ये एक वो दुश्मनी है जो कि निभाने के भारत दर पे है और उसके लिए वो पैसा लगा रहा है। डिसिडेंट्स मिल जाते हैं इस वजह से कि वहां पे जावेद मैंगल है जो बाहर बैठा हुआ है, उसका ग्रो है। इसी तरह बरामदा बुख्ती का है, हरबे आरबरी, ये अपने कबीले के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर बैठे इन लोगों को पैसा चाहिए, इनकी जिंदगी गुजर नहीं सकती। ये कुछ काम करेंगे तो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको पैसा देंगी, नहीं कुछ होगा तो नहीं देंगे। सो इनके भी बाहर बैठ के कमाई यही है। लिहाजा इस कारोबार को चलाने के लिए उनको आगे कुछ न कुछ करके दिखाना होता है, जो ये हो रहा है आपके यहाँ। तो इस वजह से हमें इस चीज को समझना चाहिए। अलबत्ता भारत अगर इसकी फंडिंग रोके तो ये मामला खत्म हो जाएगा और फंडिंग रोकने के लिए भारत के साथ मेरा ख्याल है कि वही कुछ करना चाहिए जो भारत यहाँ पे कर रहा है, ताकि उसको इसका भाव पता चले और वो खुद ब खुद आपसे बात करें कि हम अलग पसंद तहरीकें और इस तरह की जमातें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं, भारत में बहुत तेजी से तकवीयत पा रही हैं और वहां जो कुछ हो रहा है खुद भारत के अंदर वो भी किस दुनिया के सामने है। कश्मीर में जो उसकी जो हजीमत का उसको दुनिया के सामना है वो भी हमारे सामने। लेकिन सर ये तो बलूचिस्तान के मामले पर कुलभूषण यादव जैसा टेररिस्ट जो है वो एडमिट कर चुका है, हिंदुस्तान टाइम्स कह चुका है कि हमारे कलअदम टीटीपी के साथ ताल्लुकात हैं और हम इस तरह के स्पाइस जो हैं वो भेजते रहे हैं पाकिस्तान। ये तो सारा एडमिट कर चुका है भारत। इस सब के बाद क्या बाकी रह जाता है दुनिया पर यह साबित करने के लिए कि हिंदुस्तान पूरी तरह इस खित्ते के अमन को तबाह करने पर तुल बैठा है? देखिए, ये बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी है
जो कि आप कह लीजिए कि एक मुनाफ़क़त है, मफादात की वजह से ये मुनाफ़क़त की जा रही है। वरना पाकिस्तान ने पिछले साल एक डोज़ियर दिया था जिसमें भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद इतने ज़बरदस्त थे। उसमें टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशंस, उसके अलावा जो पैसा दिया, मनी ट्रांसफ़र किए बैंकों के ज़रिए, बैंकों के कागज़ात, ये सब चीज़ें मौजूद थीं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को दी गईं, लेकिन ये एक्शन आगे नहीं किया गया। अब अगर आप ये देखें रवैया इंटरनेशनल कम्युनिटी का, तो उस रवैये की वजह से भारत का रवैया ये है कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं, वो तरदीद तक नहीं करते। पाकिस्तान कहता है कि जनाब भारत ने कराया, अगर भारत की हुकूमत कुछ फ़िक्रमंद हो तो तरदीद ही कर दे कि जी हमने ये नहीं किया, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन वो ये भी ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि उनको बाहर से किसी ने पूछना ही नहीं। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि जो अलहदगी की तहरीकें वहाँ पे बेशुमार हैं, उनका कुछ उनकी मदद की जाए। वो बेचारे भी मदद के लिए तैयार बैठे होंगे कि कोई उनको बाहर से मदद करे। इंपॉर्टेंट नोट है अमजद शुएब साहब, आई एम सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने पॉइंट लिया, जरा उनसे भी कुछ इसी मामले पर मैं बात करूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि ये जो कुछ बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं, देखिए BLA जैसी टेररिस्ट तंजीमें जिसके लिए अमजद शुएब साहब फरमा रहे हैं कि वो हिंदुस्तान उनको फंड कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अपना जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह की चीजों को उसी पर सहारा लेना होता है। किस तरह से हम इससे नब्ज़-आज़मा हो सकते हैं, और ये CPEC जो है ये दुश्मन से क्यों नहीं हजम हो रहा? साद साहब देखिए CPEC के बड़े दुश्मन हैं। हाँ, CPEC के बड़े दुश्मन हैं। कुछ दुश्मन जो हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं, और कुछ जो है वो इस इलाके से बाहर हैं, जिनकी चीन के साथ वो नहीं चाहते कि चीन के पास एक ऐसा राहदारी हो जो उनके जो लंबा रूट है उसको जो है रोक सकते हैं, और अगर ये नज़दीक वाला होगा तो उसको रोकना उतना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो मगरबी चीन है उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है और उसको तरक्की दी जा सकती है, और वो मगरबी मालिक और बाकी जो इसके दुश्मन इस इलाके में है वो ये नहीं चाहते कि उनका जो मगरबी इलाका है चीन का उस पे तरक्की आए और लोग जो है वहाँ पर खुशहाल हों, क्योंकि वहाँ पर भी अगर खुशहाली नहीं आएगी तो जो उस चीन के दुश्मन ममालिक हैं वो उससे इस्तेफादा करेंगे। अभी बलूचिस्तान में मसला ये है कि इस पूरे स्कीम को फेल करने के लिए और दूसरे ममालिक जो है नज़दीक तरीन हमारे वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे आगे ना चल सके, तो वो इस किस्म की दहशतगर्दी में जो है वो हाथ डालेंगे। कुछ इसमें हमारा अपना कसूर भी है कि हमने कोई इसका हल निकालने की कोशिश नहीं की है, और हम वक्त निकालने की कोशिश करते हैं और ये नहीं चाहते कि किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान का मामला जो है इसको एक हल की तरफ लेके जाए। तो हमारा अपना कसूर भी है, लेकिन दुश्मन जो है उसका कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान के अंदर फंड करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब, मुझे एक ब्रेक लेने का कह दिया गया है, लेकिन मैं वापस आकर आप ही से कंटिन्यू करूंगी, और अमजद साहब से भी कि अमजद साहब जो ये बात कह रहे हैं, और सारी दुनिया जानती है हिंदुस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, पाकिस्तान उसको किसी भी तरह से नहीं उस तरह सपोर्ट कर रहा है, ये हिंदुस्तान का अपना दाखिली मामला है, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर दहशतगर्दी करवाना भारत पूरी तरह इसमें मुलव्विस है। स्ट्रेटजी क्या प्लान हो सकती है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे। भारत का माइंडसेट जो है वो एक्सपोज हो चुका है। इंपॉर्टेंट शख्सियत जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं। साद साहब आपके साथ पहले कंटिन्यू करूं, फिर अमजद साहब की तरफ। सर, ये जो हिंदुस्तान के खुद के मतलब घर के अंदर जो अलहदगी पसंद तरीके हैं, अमजद साहब कह रहे हैं कि अब जरा पाकिस्तान को उस तरफ देख लेना चाहिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर बड़े धड़ल्ले से अपने स्पाइस को भेजता है और बताता भी है। कुलभूषण हमारे सामने है और वो आज तक क्लेम करता है कि हम ये सब कर रहे हैं। यहां तक क्लेम किया, हिंदुस्तान टाइम्स ने इतराफ किया कि कलअदम TTP के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, यानी रॉ के।
जी, आप ज़्यादा दूर ना जाएँ। दोवल साहब की जो एक तकरीर है और वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, कोई ढूँढने की ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी ढूँढने जी। में। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने बलूचिस्तान में इतने मिलियन डॉलर दे देने हैं और पाकिस्तान के लिए एक महाज़ वहाँ पर खुल जाएगा। तो उसके ऊपर ये अमल दरामद कर रहे हैं। जनरल साहब ने सही कहा। हिंदुस्तान के अंदर वो 10-12 तहरीकें हैं जो इस वक्त वहां पर चल रही हैं। वो लोग नाखुश हैं हिंदुस्तान की जो मरकजी हुकूमत। ओके, साद साहब आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आई है। अमजद साहब आपकी बात को तो जाहिर है एंडोर्स कर रहे हैं साद मोहम्मद साहब, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान कामयाबी के साथ जारी और सारी पाकिस्तान का अमन जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं हम, तो इस सब सिचुएशन में आप जिस नुक्ते का इजहार कर रहे हैं, हम क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं अपने दुश्मन के लिए, क्योंकि वो तो हर वक्त फायदा उठा रहा है। जनाब अमजद साहब। जनाब अमजद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनाब अमजद शोएब साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? देख जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है अमजद साहब, बिल्कुल आ रही है। देखिए, बात यह है कि स्ट्रेटजी हमारी पहले से मौजूद थी और वो नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में मौजूद थी। बिल्कुल ठीक है। उसको थोड़ा रिविजिट किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन उसकी की जाए, और फिर यह है कि बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल वर्क जो हैं उनको तेज करने के लिए हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को अपनी सुपरविजन में करवाना चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये काम नहीं करती, वो ठीक है। पैसे खा पी जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो ये काम जमीन पे होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये इंतहाई जरूरी है कि भारत को जवाब दिया जाए उसी जबान में जो वो समझता है, क्योंकि अदरवाइज ये जो काम चल रहा है, जो खेल चल रहा है, जिससे वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, वो करता रहेगा, उसको मजे हैं, आप बैठे रहें। तो ये वो इशू है जिस पे मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सोच विचार करनी है। ओके अमजद साहब, फिर ये मुझे बताएं कि ये बड़ा क्लेम कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया कि अफगानिस्तान यानी बॉर्डर के दायरे उस तरफ जो चेंजेस आए हैं, अफगान तालिबान की हुकूमत वहां मौजूद है, तो वो कह रहे हैं कि वहां से भी फैसिलिटेटर्स जो हैं या वो जो उनके जिसे कहते हैं जो उनकी कमी गायें हैं, वहां से भी कहीं ना कहीं दरांदाजी की कोशिश की जा रही है। ये बात आप इसको किस तरह देखते हैं, इसका क्या तज्जिया पेश कीजिएगा? देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान से वो असला जो अमेरिकी छोड़ के गए, वो सारा असला इनके पास वही मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान से जो बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है, वहां पे मूवमेंट वगैरह मौजूद है और ये असला जा रहा है उधर। दूसरी बात यह है कि ईरान की साइड पे अभी पूरी तरह फेंस मुकम्मल नहीं, वहां पे बहुत सारे इलाके हैं जहां से वो गुजर भी सकते हैं, वो भी हो रहा है। इन कामों के लिए चाहिए पैसा, और फंडिंग जो हो रही है वो हमने आइडेंटिफाई भी किया है। यूरोप के 3-4 मुल्कों में जो एम्बेसीज आइडेंटिफाई की हैं, वहां पे भारत के कौंसल खाने जो है वो फंडिंग कर रहे हैं। ये चीजें बहुत सारी मालूम है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ मसला ये है कि जब ये चीजें आप रखेंगे यूनाइटेड नेशन के सामने, सेक्रेटरी जनरल को देंगे या आप अमेरिका अक़वाम आलम को, P5 को दें, तो इन लोगों के मफादात हैं, ये हिलेंगे नहीं। ये मुनाफकत कर लेते हैं लेकिन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये भारत के वो दबाव में नहीं लाएंगे। सो दबाव में लाने के लिए वही है कि वो वहां पे खून बहना चाहिए जिस तरह के यहाँ बह रहा है। ये बिल्कुल अगर ठीक है। खून बहेगा तो सही उनको बात भी है, बिल्कुल। जरूरत जिस महसूस जिस होगी कि जिस ये जबान में भारत बात करना चाहता है उसको उसी जबान में जवाब भी देना होगा। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइन में डिस्टॉर्शन की वजह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद से मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन हकायक यही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अमन को और इस खित्ते के अमन को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। दुनिया को इस पर निगाह रखनी होगी। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो इस बात को एडमिट तो कर रहा है कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने बर्बरियत रकम कर दी है, लेकिन फिर भी यूएनओ के अंदर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान पूरे अपने मसल्स दिखाता है। दुनिया को देखना होगा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरे की अलामत हिंदुस्तान को रोकने के लिए किस हद तक जाने की या किस हद तक इजमा की जरूरत पड़ सकती है दुनिया को। इस सबको देखने के लिए जाहिर है बलूचिस्तान में जो हम देख रहे हैं अलहदगी पसंद तहरीकों को फंड कर रहा है भारत, इसको भी रोकना पाकिस्तान खूब अच्छी तरह जानता है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ अवाम पाकिस्तान शाना बशाना मौजूद है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।